अच्छा, क्वेश्चन तो खैर काफी देर से आपकी स्क्रीन पर ही है। वालेकुम अस्सलाम। तो क्वेश्चन कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा। और इसमें आपके पास है, स्टूडेंट मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल। ऑयल इज poured into a semi circular transparent plastic container as shown in figure 1.1। ठीक है, पहले तो आपको एक रफ डायग्राम का ओवरव्यू दिया ऊपर से, फिर उसकी कंप्लीट मार्किंग भी नीचे करके दिए। The container is placed on top of 360 protector as shown in figure 1.2। ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारा ये जो प्रोटेक्टर है ये नीचे रखा है टेबल पर, उसके ऊपर हमने कंटेनर रखा। ठीक है, ताकि उसमें से जो भी आपके पास लाइट पास हो, हम लाइट की रिफ्रैक्शन को देख सकें। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एंगल की मार्किंग है यहाँ पर। ये लेट सपोज जो वाइट पेपर है ये आपका टेबल है, जो सिंपल वाइट एरिया आपके पास पेपर का वो, उसके ऊपर आपने रखा यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर। और उसके ऊपर जिस तरह आप समझ लो ग्लास है ना, ग्लास के नीचे आपने प्लेट रखी है, तो ये उस तरह की डायग्राम का आपको ओवरव्यू दिया बिल्कुल टॉप से। ठीक है। अब इसमें से, अब क्योंकि ऑयल है, ऑयल आपके पास जो है वो थिकनेस उसकी डिफरेंट होगी जब लाइट एयर में पास होगी, जब लाइट उस ग्लास से पास होगी। तो आपने P2 के लिए पढ़ा ही है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर वो फिनोमिना हो रहा है सिंपल। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को कल भी थी कि वो थियोरेटिकल बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं सॉल्व करने में। कुछ भी अभी सोचना नहीं है, सारी चीजें वो खुद क्वेश्चन में देगा, खुद पूछेगा। अब इसमें सबसे पहले ये बतानी है कि स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट इज नीडेड टू इंश्योर दैट एक्सपेरिमेंट वर्क। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है, जो आपके पास कंपलसरी होगी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा देखो, अब दोबारा से वही सेम बात, सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म मिलेगी, उससे आपको आइडिया होगा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में बेसिक कर क्या रहे हो। यहाँ पे उसने बात की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मेजर करके और एन के फॉर्मूला से पास करोगे, सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिफ्रैक्शन करनी है, लाइट कैन पास थ्रू द ऑयल, बिल्कुल सही, एक आंसर आया, लाइट कैन पास थ्रू द ऑयल। मतलब ऑयल आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रूड ऑयल यूज नहीं करना, बिल्कुल ब्लैक, कि आपके पास जो है वो पास ही ना हो सके लाइट। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, कलरलेस ऑयल, लाइट कैन पास थ्रू, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, बिल्कुल सही, मतलब आपके पास ऑयल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। तो सारे आंसर सही हैं। ठीक है, आपके पास ट्रांस हाँ ट्रांसलूसेंट हो और कंटेनर आपका ट्रांसपेरेंट हो, वैसे तो शायद मेंशन था या नहीं था। चलो ठीक है, मेंशन था तो ठीक है। और आपके पास थोड़ा सा डेंस हो, ऐसा ना हो आप ऑयल बहुत ही कम डेंसिटी का यूज कर रहे हो, तो लाइट इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी। एज लाइट पास थ्रू लिक्विड नॉट सॉलिड, बिल्कुल सही। ठीक है, लेस डेंस टू मोर डेंस सो इट कुड रिफ्रैक्ट। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है सिंपल सा, कि इसमें आपके पास एक डेंस मीडियम होना चाहिए, एक रेयर मीडियम होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, पहला आंसर सबका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे आंसर की तरफ देखो आप, दूसरे में आपने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि इंसिडेंट कहाँ से नोट करोगे और रिफ्रैक्शन कहाँ से नोट करोगे। पहले आप लोग आंसर बताओ, मार्किंग हुई भी है सारी। पहले आप आंसर बताओ, क्योंकि अब 30 और 21। ठीक है, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर इससे ज्यादा मेरी स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितने लोगों ने बताया 21, 21। हाँ, प्रोटेक्टर आपने यूज करके उसी के अकॉर्डिंगली बताना है, क्योंकि मार्किंग वहीं से मिलेगी आपको।
ठीक है, आई ज्वाइन नाउ, कोई बात नहीं, हमने भी बस अभी शुरू किया है, एक पार्ट किया, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी बाकी क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करो, पहला वाला पार्ट को इतना वो नहीं था, आ जाएगा समझ क्वेश्चन। अच्छा देखो, आपने सिंपल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नोट करना है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक पता है कहाँ पर होती है, लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि हम एंगल कहाँ से मेजर करें। तो ये चीज, हाँ ये चीज आपने अपने P2 में पढ़ी थी कि हमेशा नॉर्मल से एंगल आप मेजर करते हो। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल से ये एंगल आपने मेजर करना है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू 21 आ रही है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास 30 मिल रहा है आपको। एटीपी डिफिकल्ट है नहीं, एटीपी सबसे आसान पेपर है, जितने भी कंपोनेंट्स आप दे रहे हो ना। डिफिकल्ट नहीं है, किसने बोला डिफिकल्ट है? फिजिक्स का एटीपी तो सबसे आसान है, जितने सारे पेपर्स है ना सबसे आसान, अगर आप बोलो ना कौन सा पेपर है तो वो यही है। एक दो बार ट्राई करो, एक दो बार वीडियो देख के सॉल्व करो, इजी लगेगा, फिर एटीपी करोगे आप सिर्फ। तो इसका आंसर 21 आ गया, टेबल कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ग्राफ तो होता ही है, तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई यहाँ पर। वैल्यूज आपके सामने, पहले टेबल को हम स्केल मार्क कर लेते हैं एक्स और वाई पे। R on the y, I on the x-axis. अच्छा, अगर कोई डिवीजन बताना चाहे कि कौन से डिवीजन आपने यहाँ पर रखने, मतलब एक्स और वाई तो मेंशन है, लेकिन आप बॉक्स का स्केलिंग कैसे करोगे, अगर कोई बताना चाहे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो काफी की है। 15 टाइम टेबल फॉर एक्स, 15 टाइम टेबल फॉर एक्स हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और बाकी 75% कवर होना चाहिए, हाँ इतना होता है, क्योंकि ग्राफ बहुत माइनर ना हो, बहुत माइक्रो ना हो, ये चीज आपको हाँ पहले भी बताई थी कि आपने इतनी माइक्रो रीडिंग्स नहीं लेनी कि आपके पास जो है वो बिल्कुल ही ग्राफ इतना माइक्रो बन जाए कि फिर आपको भी ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, 10 पर बॉक्स, 10 पर बॉक्स। मोस्टली हम क्योंकि राउंड ऑफ प्रैक्टिस करते हैं तो हम राउंड ऑफ को ही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ यूज करने की आदत है, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। और अगर कोई 15 के टेबल से भी लेना चाहे वो ले सकता है, चॉइस है। तो हम सर, यहाँ पे 10, दोनों के लिए अलग ले लो, y एक्सिस के लिए 10 ले लें, x एक्सिस के लिए 15. चॉइस होती है आपकी, स्केल आप अपनी मर्जी का सेट कर लो। हम नॉर्मली राउंड ऑफ के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो हमें यही इजी लगता है सबसे। 75. और इसी तरह से हम y को भी कंसिडर कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और लास्ट 50 होगा। हाँ जी, आप ले सकते हो स्केल, उसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। कोशिश ये किया करो कि आप स्केलिंग सिंपल रखो बहुत, ताकि आपको भी मार्किंग आसान हो और देखने वाले को भी पहले उसमें समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे थे। अब जल्दी से मार्किंग बताते जाओ, बल्कि चेक करते जाओ मार्किंग, मैं मार्क कर देता हूँ। स्पेस न्यूक्लियर में से कुछ नहीं आता, ठीक है, स्पेस न्यूक्लियर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा एटीपी में। सिर्फ पेपर सॉल्व करो, वीडियोस देख लो स्पेसिमेन की, और कुछ भी नहीं करना। प्लानिंग वाले क्वेश्चन भी आपके पास हैं, प्लानिंग वाला क्वेश्चन इस बार इंक्लूड हुआ है, वो लाजमी आएगा, आ सकते नहीं, वो आएगा। अच्छा, पहला पॉइंट देखो 15 पर है, 15 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 11, और जो हमारा टेबल था आर हमारे पास वाई एक्सिस पर है, ठीक है, ये आर है और ये आई है। R 11 amount of प्लानिंग क्वेश्चन के लिए आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है, ठीक है, सॉल्व उसकी वीडियो भी है, और बाकी क्वेश्चंस भी चाहिए हो आईजीसीएससी के पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लो, प्लानिंग वाला है। कोई बात नहीं, ग्रुप अगर ज्वाइन किया मैं दोबारा सेंड कर दूंगा।
अच्छा, चैट की सेटिंग में देख लेता हूँ। अच्छा, वैल्यूज हमारे पास जी एम टी यू वगैरह कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन 4 भी करवाऊंगा इसके बाद। तो ये 3 क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन 4 हम प्रैक्टिस वो ही करेंगे, प्लानिंग वाला। ठीक है, बाकी चीजों को भी लेकर चलना है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करना, क्योंकि हमने 2 दिन प्लानिंग के क्वेश्चन किए स्टार्ट में। मैं वो भी करवाऊंगा इसके 4th क्वेश्चन में। इसको जल्दी से कर लेते हैं। 15, तो 15 यहाँ पर, और 11 आपको मिलेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, और उसके बाद 30, 21, 30, 21 और 45, 31, 1 2 3 4 5, 31 39, 60, और 39, 60। 39 और 60, 60 यहाँ पर, और 39 एक पॉइंट पहले लेंगे 40 से, और लास्ट 75, 45। वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, क्रॉस तो बेस्ट। अच्छा ये रिकॉर्डिंग्स वाली बात और ये सब, ये सारी चीजें जो एक रिपीटेड मैसेज आपके पास ग्रुप में बार बार आ रहा होता है, जो पहले से इंक्लूड है, वो इसीलिए होता है, जो बाद में ज्वाइन कर रहा है वो उन्हीं के लिए। उसमें आप जो लिंक आपके पास वीडियोस के हैं, उस पे मेंशन होता है कि एटीपीस के ओल्ड रिकॉर्डिंग्स कौन सी है स्पेसिमेन की, और जो डेट वाइज हमारी कल की रिकॉर्डिंग्स थी उसके साथ भी मैंने डेट मेंशन कर दी थी, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी रिकॉर्डिंग में क्या चीज़ है। एक पॉइंट थोड़ा सा ये शायद आउट ऑफ द उससे लाइन जा रहा है हमारे। ठीक है, स्ट्रेट स्केल से अगर आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा एक पॉइंट हमारे पास बाहर होगा। हाँ, हाँ थोड़ा सा इसको लास्ट में सर हम, ये स्मूथ कर्व नहीं बनाना। इसको थोड़ा सा लास्ट में से कर्व करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही हमारी कंप्लीट। ये हमारे पास, अच्छा टाइम का इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट का। आप आराम से भी सोच के इसको करते हो बिल्कुल इजी, तब भी आप इसको अपने टाइम में कर लोगे इजीली। ठीक है, ये कर्व आ गया आपके पास। तो स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रेट था, उसके बाद वो कर्व हो गया। नेक्स्ट। सर जी। सर कभी कभी जो है वो कहते हैं ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसमें उसमें इक्वल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब कि 3 ऊपर 3 नीचे या 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन सर अगर कोई वो ना हो रहे हो, मतलब कि 3 ऊपर और 4 नीचे हो रहे हैं, या फिर ऐसे पॉइंट्स बैलेंस हो रहे हो, तो तब क्या करेंगे? उसमें नॉर्मली होता है कि मैक्सिमम आपके पास बेस्ट जितनी लाइंस फिट हो सकती हैं, पॉइंट्स जितने मैक्सिमम फिट हो सकते हैं, आप उनको कंसिडर करके लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लो। वैसे इतना ज्यादा होता नहीं है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई हो। ए लेवल्स में जाके सारी चीजें होती है, इसमें फिर वो आपको एरर वगैरह, बार एरर वगैरह बनाना भी सब सिखाते हैं। ठीक है, और भी कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा, जिसने नहीं है अभी किसी का क्वेश्चन, वो पार्ट 2 और 3 चेक कर ले कि वो कैसे सॉल्व करना है। सर कभी कभार स्मूथ कर्व में ऐसा भी तो होता है ना कि हमारा मतलब एक पॉइंट जो होता है वो लाइन में नहीं, मतलब फ्लो में नहीं जा रहा होता, तो हमें क्या करना होगा? कर्व में जी, स्मूथ कर्व जब बनाना होता है हमें। स्मूथ कर्व में आपके पास वैसे पॉइंट्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर पॉइंट आपके पास आउट हो भी जाता है एक, तो इतना कोई इशू नहीं है। इस तरह यहाँ पर एक सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा हमारे उसमें वो है,
क्योंकि थोड़ा सा फ्री हैंड डायग्राम बनानी होती है हमारे पास, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इशू आता है। उसमें कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर बेसिकली लाइन ऑफ बेस्ट फिट में और लाइन ऑफ स्मूथ कर्व जो भी हो, उनमें हमने बस ये करना है कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं अपनी लाइन में या कर्व में हम वो करें, और उसके बाद अगर कोई ऊपर या नीचे बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड रह जाए तो इट्स ओके। जी ऐसे ही है, क्योंकि इसमें ये सेकंड वाला पॉइंट जिस तरह से आपके पास, ये बेसिकली लाइन से बाहर ही है, ये लाइन को मीट टच भी नहीं कर रहा है, तो इस वजह से। बट वन लाइन में जितने मैक्सिमम या वन कर्व में। जी, क्योंकि एरर्स होते हैं, हम एवरेज इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि आपके पास जो है वो जो भी उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन टाइम में या ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम आती हो, तो उसमें आपके पास वो चीज़ कवर हो जाती है एवरेज में। और इसमें आपने रिलेशन बताना है, डिस्क्राइब द रिलेशन। तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर शोन बाय द ग्राफ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है क्योंकि आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ठीक है। और दूसरा रेफरेंस आप इसमें ये बता सकते हो कि डायरेक्टली नहीं है। दूसरी बात आप इसमें ये लिखोगे कि आपके पास जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा आपके पास, as angle of incidence तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो आप अपने रेफरेंस से आंसर लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हो, दोनों बातें ठीक है। और यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। शो ऑन द ग्राफ हाउ यू डिटरमाइन योर आंसर। अगर देखो स्ट्रेट लाइन बनती है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे, अदरवाइज अगर आप नहीं लिख रहे कि नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आपने इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लिख दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पर है नहीं। अगर डायरेक्टली होता तो फिर हम वन लाइन लिखते हैं। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट भी लिख सकते हो। ओरिजिन से पास होना इसलिए हमारा जरूरी होता है क्योंकि वो मेंशन करता है हमें कि स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा 50 वाले में ये है आपके पास, ये 50 में जब आप मार्क करते हो तो आप 50 को यहाँ पर आपने चेक किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में 50 यहाँ पर है, ठीक है। आप इसे ऊपर तक लेकर जाओ और जब ये लाइन को टच करेगा आप उसको वाई एक्सिस के साथ मैच कर लो। तो ये कुछ इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये लाइन आपको मिलेगी यहाँ पर। थर्टी फोर। ग्राफ पे वर्किंग शो करना जरूरी है, ये मेंशन है, देखो एक एक चीज वो आपको खुद बताएगा, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एटीपी में आपसे वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर पूछेगा, बिल्कुल क्लियर बताएगा। ऐसा यूनिट तो हमारे पास डिग्रीज ही है, लेकिन वो 2 मार्क इसलिए दे रहा है, 1 मार्क आपको ग्राफ की वर्किंग शो करने के देगा। तो 1 मार्क आपकी ग्राफ की वर्किंग और 34 डिग्रीज आपके पास, 1 मार्क आपकी कैलकुलेशन जो आपने उसमें से वैल्यू फाइंड आउट की है। इसमें क्योंकि वैल्यूज उनकी खुद की गिवन है ना, तो उसमें आपके पास नहीं, एक से ज्यादा आंसर नहीं लिखना, वो पहला ही आंसर कंसिडर करेंगे आपका, और हो सकता है कैंसिल भी कर दें क्योंकि आपने एक से ज्यादा आंसर लिख दिया, उन्होंने आपसे एक ही पूछा तो एक ही आंसर लिखना। और क्योंकि इसमें टेबल में वैल्यूज उन्होंने खुद से दी थी, सिर्फ एक वैल्यू आपने लिखी थी, वो भी बिल्कुल क्लियर, उन्होंने डायग्राम आपको इतनी बड़ी जूम करके दी थी,
तो इसमें मिस्टेक का कोई या आंसर डिफरेंट होने का कोई चांस नहीं है। तो इसमें एंगल भी आपके पास ये ही बनेगा ग्राफ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे रफली बिल्कुल फ्री हैंड डायग्राम बनाई है स्क्रीन पर भी, तो उसमें भी मेरे पास एंगल जो है वो बिल्कुल 34 डिग्रीज आया है। ठीक है। हाँ, बेस्ट फिट में आपके पास होता है अलाउ ईसीएफ, थोड़ा बहुत उसमें चलता है, तो उसमें रेंज सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये है कि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, उन्होंने आपको वैल्यू दे दी, देखो फॉर्मूला भी वो आपको खुद देगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला में कंफ्यूज होता है तो फॉर्मूला भी आपको खुद मिल जाएगा। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, आप एक ही आंसर लिखोगे, आप मार्किंग स्कीम वाले आंसर को रेंज कॉपी करके नहीं लिखना, एक्सेप्टेबल नहीं होता वो। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने अभी लिखा, उन्होंने आपको इंसिडेंस एंगल दिया 50 और रिफ्रैक्शन आपको मिला 34, आप इसी को यूज कर लो क्योंकि ये वैल्यू भी हमने ग्राफ से ड्राइव की है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और इस पे फोकस करो अभी आप, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्लास के। ठीक है, अभी बाकी सारी चीजों में आप जो है वो इतना ज्यादा नहीं जाओ कि ये इसमें ये हो गया उसमें वो हो जाएगा, हम लास्ट जब क्लास एंड होने लगेगी हम वहां पे सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 1.4 आंसर बताया किसी ने। ठीक है, 1.47। आंसर तो आप लोग चेक कर लो, एक ने आंसर मुझे बताया 1.47। कितने डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है। अच्छा, इसमें आपके पास जो आंसर था 34, उसमें +1 -1 का है ऑप्शन, मतलब एक आपके पास नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और रेंज जो आ रही है वो 1.33 से लेकर 1.406 तक। 1.3 सही है। ठीक है, तो 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अलाउ होती है। ठीक है, डेसिमल नहीं आपके पास। 1.37 अच्छा, मेरे पास जो कैलकुलेटर में आंसर है वो 1.36 आ रहा है, अगर मैं राउंड ऑफ ना करके लिखूं, और अगर राउंड ऑफ कर दूं तो 1.37 होगा। तो एक बार चेक कर लेना, आपके पास आंसर्स भी 1.4 आ रहा है कुछ के पास। तो ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। 1.3699 करके आंसर है, तो उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा और जल्दी करते हैं कंप्लीट, ताकि ये इसी में कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। अब इसमें देखो ग्राफ स्केच करना है, व्हेन no calculations are required, sketch the graph when sine angle of refraction is plotted against sine angle of incidence, no calculations are required. Lower than original graph, straight directly proportional, 1.37 gradient होगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, हम सारी तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह से आपके पास एग्जाम में आना है, क्वेश्चन 1 2 3 4, हम प्लानिंग वाला भी करेंगे। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन आप सिंपल ड्रॉ कर लो। बिल्कुल सही है। or suggest one reason why the practical method used in the investigation might not give an accurate value for n। जी बिल्कुल, आपके पास ग्रेडियंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा आपको।
पैरेलेक्स एरर आएगा, प्लास्टिक कलर आएगा, अच्छा देखो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का रीजन ये है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन की वैल्यू तो चेंज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि आप जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सेम मिलेगा। आप ग्राफ में से कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो। देखो उसने आपसे क्या किया, टेबल दिया आपको, टेबल में से उसने आपसे पहले ग्राफ प्लॉट करवाया, फिर उसने एक रैंडम वैल्यू दी कि आप 50 एंगल लो, जो कि हमारे पास था भी नहीं कहीं पर हमारी रीडिंग्स में जो टेबल था, और उससे आपने एंगल कैलकुलेट किया और आपने उसी वैल्यू को यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है। क्योंकि मटेरियल सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सेम होगा। तो सेम सर होने का मतलब ये है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के साइन का रेशियो सेम आएगा, तो इसलिए हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने। जी सर आवाज आ रही? जी जी। सर मैंने पूछना था कि ये ग्राफ्स के लिए और जितनी भी डायग्राम्स हैं इसके लिए हम शार्प लेड पेंसिल से ही करें ना, पेन यूज ना करें नहीं इसके नहीं लिए? नहीं, ग्राफ्स के लिए डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज करना आपकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है, ठीक है। ओके ओके सर। और सर ये बता दें कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कई जगह मतलब मार्किंग स्कीम में भी 2 लिखे होते हैं, कई जगह उन्होंने मतलब 3 लिखे होते हैं राउंड ऑफ करके, या राउंड ऑफ करके लिखना है या स्ट्रेट जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी वो लिख देनी है, इस पे थोड़ा आप बता दें। इसमें आपके पास होता है ये कि 2 to 3 आपके पास सिग्निफिकेंट 2 से 3 की लेवरेज होती है, 2 या 3 में आप लिखो एक्सेप्टेबल है। जहां वो मेंशन करता है, कुछ क्वेश्चन में वो मेंशन करता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, वहां सर स्ट्रिक्टली जिसमें मेंशन, जिस क्वेश्चन में मेंशन ना करे उसमें हम अपनी मर्जी से 2 या 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करके लिखते उसमें आप कर सकते हो। अदरवाइज वो आपसे जब 2 कहेगा तो आप फिर 2 ही लिखोगे। हैं। ओके। अच्छा एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि हम अच्छा वो मैं कंप्लीट कर रहा था, प्लास्टिक कंटेनर विल चेंज मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि इसमें होगा ये प्लास्टिक कंटेनर का मतलब ये कि आप ऑयल को किसी चीज में तो रखोगे ही, ठीक है। अब ऑयल को जिस कंटेनर में आपने रखा है, तो वो कंटेनर भी तो आपके प्लास्टिक या ग्लास का होगा, उसकी वजह से भी आपके पास जो लाइट बेंड हो रही है, वो एंगल भी आपके पास ऑयल के साथ कंबाइन होके चेंज कर रहा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिफरेंट आएगा। तो बेसिकली ये जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया आपने, ये कम्प्लीटली ऑयल के लिए नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपके पास ग्लास या प्लास्टिक जो भी कंटेनर हम यूज करें, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर मेंशन है, तो प्लास्टिक की वजह से भी लाइट थोड़ा सा बेंड होगी, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होगा। और बाकी आपने जो आंसर्स मेंशन किए थे उसमें मिसरीडिंग प्रोटेक्टर और प्लास्टिक की वजह से, ठीक है, ज्यादातर ने यही प्लास्टिक को फॉलो किया है। और प्रोटेक्टर वाला भी आपके पास सही है, पैरेलैक्स एरर भी बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये था कि आपने जो अभी वैल्यू कैलकुलेट की है फाइनल, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था, ये जो हमने 1.37 कैलकुलेट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास कितनी वैल्यू आपके पास होगी कि लाइट को कितना बेंड कर सकता है। ये हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, ग्राफिकल वैल्यूज ये वो सब। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो लास्ट में आपसे कह रहा है कि इस पूरे प्रैक्टिकल में एक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। उसका रीजन बताना है। उसका रीजन ये है, एक जिस तरह से मेंशन किया कि आप जब डी से रीडिंग को नोट कर रहे होगे, ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले आपके माइंड में हो सकता है आया हो, क्योंकि डी की रीडिंग उसने हमसे कैलकुलेट करवाई थी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो हमने प्रोटेक्टर से रीडिंग नोट की वो गलत थी, ठीक है। पैरेलैक्स एरर जिसे कहते हैं, मतलब आपने डी को रखा वहां पे और थोड़ा साइड से रीडिंग बस देख ली जल्दबाजी में या इस तरह से, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होगा, क्वेश्चन के सबसे पहले उसमें मेंशन था कि प्लास्टिक कंटेनर यूज कर रहे हैं,
ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर यूज करने का मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक भी आपके पास डेंस मीडियम है, उसकी वजह से भी लाइट बेंड होती है। तो ऑयल की वजह से तो हो ही रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी बेंडिंग जो है वो प्लास्टिक ने भी ऐड कर ली। तो इसका मतलब ये कि जो रिफ्रैक्शन थी वो प्योरली ऑयल की नहीं थी, वो प्लास्टिक के साथ थी। तो बस ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है। सर इसमें प्रोटेक्टर वाला पॉइंट भी ठीक है, मिस रीडिंग। प्रोटेक्टर वाला भी पॉइंट ठीक है इसमें, वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो तो हमारा सबसे कॉमन होता है ना, जनरल फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है ये जिस तरह से था कि इसमें आपके पास पैरेलक्स एरर, इसकी वीडियोस मैंने शॉर्ट कंपाइल की हुई थोड़ी बहुत ना प्रैक्टिकल उसकी, तो वो मैं सेंड कर दूंगा अभी अपलोड करके, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से स्लो चल रहा है काम, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें ये है कि 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, उसमें आपके पास ये सारी वीडियो की फॉर्म में आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर जीरो एरर भी हो सकता है जीरो प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर में नहीं होता, कि जो सिर्फ यस सिर्फ पैरेलक्स हो। पैरेलक्स होता है, जीरो एरर इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें हम वेरिएशन नहीं कर सकते, जो हमारे पास प्रिंटेड वैल्यू आ गई इसमें वो प्रिंटेड आ गई, हम उसी के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया क्वेश्चन 1, और अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे।